नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। मैं बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जो एशिया का पेपर है उसका हमारा सेकंड यूनिट चल रहा था और उसमें हम व्यापारिक फसलों के बारे में पढ़ रहे थे और इसी क्रम में हमने सबसे पहले चाय की बात की थी कि कैसे उसकी खेती की जाती है, कौन सी उसके लिए आदर्श दशाएं हैं और किस प्रकार से उसका व्यापार होता है। और एशिया जो है वो चाय का एक बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र है और बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसका किया जाता है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट व्यापारिक फसल है। आज हम बात करेंगे कॉफ़ी की। कॉफ़ी जिसको कहवा भी कहा जाता है, इसके ओरिजिन की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी में इथियोपिया नामक जो देश है उसमें सबसे पहले कॉफ़ी को नोटिस किया गया, सबसे पहले कॉफ़ी के बीजों को यूज़ किया गया। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ जो गडरिये थे, जब वो अपनी भेड़ों को चराने जाते थे तो उन्होंने नोटिस किया कि कुछ एरिया में ऐसे एरिया थे जहाँ पर चरने के बाद उनकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया कि ये क्या खाते हैं, तो उन्होंने देखा कि कुछ बीज से हैं जिसको ये खा रहे हैं और उससे ऐसा असर आ रहा है। तो वो उसको लेके अपने घर गया, पर वहाँ पर जब उसने घर वालों को बताया तो उनको लगा पता नहीं ये क्या है, तो उन्होंने उसको, आग जल रही थी उसमें फेंक दिया। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब वो आग में बीज जले तो उससे इतना अच्छा अरोमा, इतनी अच्छी स्मेल निकली कि उनका ध्यान उनकी तरफ गया। फिर उन्होंने इसको बॉईल करके पीना शुरू किया। तो इस तरह से ये माना जाता है कि इसका ओरिजिन जो था वो इथियोपिया से हुआ। और उसके बाद ये अपनी क्वालिटीज़ के कारण ये विश्व के और भी देशों में फैलती चली गई। और अब अगर हम वर्तमान की बात करें तो कॉफ़ी पीने का चलन भी लगभग चाय की तरह हर देश में है। इसको पसंद किया जाता है और इसको एनर्जी बूस्टर की तरह भी लोग इसको मानते हैं। और इसमें अपनी बहुत अच्छी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसको अच्छा माना जाता है। अगर हम भारत की बात करें, आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो वहाँ आपको चाय कम पीने को मिलेगी। पर जैसे हम नॉर्थ इंडिया में रोज़ सुबह हमारी चाय के कप के साथ होती है, पर अगर आप साउथ में जाएंगे तो वहाँ पर वो लोग कॉफ़ी को इस्तेमाल करते हैं और बड़ा कॉमन अब इसका यूज़ हो गया है। आप नॉर्थ इंडिया में भी जहाँ पे जाएंगे आपको बहुत सारे कॉफ़ी हाउसेस मिल जाएंगे, हाईवेज़ पे, रोड्स पे आपको हर जगह कॉफ़ी की अवेलेबिलिटी अब होने लगी है। तो एशिया में कॉफ़ी का भी अच्छा उत्पादन है और इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो ये माना जाता है कि जैसे जो चाय और कॉफ़ी को अगर अपन कंपेयर करें तो हम ये मानते हैं कि ये चाय की अपेक्षा अधिक तीखा, तेज़ और एक इसमें नशा सा होता है या इसका एडिक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। और चाय की अपेक्षा नो डाउट इसका एशिया में उत्पादन कम है, परंतु टोटल अगर हम वर्ल्ड का देखें तो लगभग 10% कॉफ़ी का उत्पादन एशिया में होता है। और ये एक बहुत नाजुक पौधा होता है। ये एक तरह से हम देखें तो एक झाड़ी के रूप में होता है और इसके सफ़ेद फूल होते हैं और फूल होने के बाद इसमें बीज आते हैं, रेड कलर के से बीज होते हैं। और उसको फिर उसमें से पेड़ से निकाल के और उसको सुखाया जाता है, एक निश्चित तापमान पर उसको तपाया जाता है, फिर उसको ग्राइंड किया जाता है। और प्योर कॉफ़ी जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको पीना मुश्किल होता है। तो इसमें एक चिकोरी नामक एक और सीड होता है, उसको मिक्स किया जाता है। उसको मिक्स करने से इसका थोड़ा तेज़पन जो है वो कम होता है और इसमें जो टेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से चाय के बाद एशिया की जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट व्यापारिक फसल है उसमें हम कॉफ़ी का नाम लेंगे। अब हम बात करते हैं इसके उत्पादन की दशाओं की। तो हम ये मानते हैं कि ये एक शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है और ये 28 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड हम मान जा सकते हैं, इतने तापमान में ये इजीली पैदा हो जाता है। और हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये उष्णतर जलवायु की आवश्यकता है, मतलब जहाँ पर नमी की मात्रा भी अधिक हो और साथ में तापमान भी हो
और जिन क्षेत्रों में 18 से 30 डिग्री का तापमान मिलता है वहाँ पर भी ये अच्छी तरह से पैदा हो जाता है। इसमें क्या होता है कि इसकी वैरायटी में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है, परंतु इतने तापमान पर भी ये अच्छे से पैदा कर सकते हैं। हम ये कहते हैं कि यमन की जलवायु जो है वो इसके लिए आदर्श मानी गई है। इसके लिए तेज और सीधी धूप को ये नहीं सह सकता है, तो ये माना जाता है कि ये जो कॉफ़ी प्लांटेशन होता है उसके बीच बीच में ये बड़े छायादार पेड़ भी लगा देते हैं, जिससे इस पे सीधी धूप जो है वो कम पड़े। हमने ये कहा कि ये उष्णतर पौधा है, इससे क्या आशय है कि इसके लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती होगी। तो हम ये मानते हैं कि 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा इसके लिए आदर्श होती है, और जहाँ पर वर्षा कम है वहाँ पे कई स्थानों पर सिंचाई के द्वारा भी इसकी खेती की जाती है, और जहाँ पे अत्यधिक वर्षा है वहाँ थोड़ा स्लोपी एरिया में ही इसको बोआ जाता है, ताकि इसकी जड़ों में पानी जो है वो नहीं बना रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉफ़ी के लिए उपजाऊ ढालू भूमि सबसे आदर्श होती है, और मिट्टी हमें इसके लिए कौन सी चाहिए जिसमें लौह का अंश हो, वो इसके लिए बेस्ट होती है। और इंडोनेशिया में जो ज्वालामुखी पर्वत हैं उसके जो लावा मिट्टी वहाँ पे बिछी हुई है उसमें लौह अंश अच्छी मात्रा में होता है, और इसीलिए वहाँ पर अच्छी मात्रा में कॉफ़ी पैदा की जाती है और बहुत अच्छी क्वालिटी की कॉफ़ी वहाँ पर होती है। और ये जो हम ये मानते हैं कि इसके बोने के लिए जो आदर्श अवस्था है उसमें हम 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई तक इसको इजीली पैदा कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं श्रम शक्ति की। तो जैसा कि हमने देखा था कि चाय के उत्पादन में भी श्रम शक्ति का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि उसकी प्लकिंग है, प्लांटिंग है, वो सारी चीज़ें के लिए हमें बहुत सस्ता लेबर चाहिए होता है। तो वही सारा काम कॉफ़ी में भी है। इसमें भी सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है जो पौधों को रोपने, काट छाट करने, निराई करने, गूदे से बीज निकालने, फिर उनको सुखाया जाता है, फिर उसको भूना जाता है और फिर उसको पीसा जाता है। तो इसमें भी अभी बहुत ज़्यादा हम मशीनों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। ये ज़रूर है कि इसको जो सुखाने के लिए, हम भूनने के लिए, उसके लिए हम ज़रूर आधुनिक चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। अदरवाइज़ ह्यूमन लेबर इसके लिए बहुत आवश्यक होती है। अगर हम इसकी कृषि की बात करें, कृषि की दशाओं की बात करें, तो ये माना जाता है कि इसके अधिकांश बगीचे, अगर हम इंडोनेशिया और इस तरफ देखें, यमन की तरफ देखें, और तो ये देखेंगे कि ये सब सागरों के समीप पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान रहता है वो सम रहता है। मतलब बहुत जल्दी तापमान में डिफरेंस नहीं होता है, दिन रात के तापमान में बहुत ज़्यादा नहीं होता है, और ऐसी बहुत सर्दी की गर्मी की दशा नहीं होती है। एक सम जलवायु पाया जाता है, तो वो इसकी उपज के लिए एक आदर्श स्थिति है। और ये माना जाता है कि जो धुंध होती है वो नहीं होती ऐसे, उसमें दोपहर के समय जो धुंध होती है वो भी पौधे की रक्षा इससे कर लेती है, तेज़ धूप से रक्षा कर लेती है। और इसके लिए वर्षा ऋतु में नवंबर से फरवरी तक, वर्षा ऋतु के बाद नवंबर से फरवरी तक इसका पौधा लगाया जाता है, और बाद में उनकी वृद्धि के समय थोड़ी ज़्यादा हमें सावधानी, सतर्कता रखनी पड़ती है। और इसकी हम 2 उपज तक साल में प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें एक शीतकालीन उपज होती है और एक बसंतकालीन उपज होती है। और सबसे अधिक फसल इसकी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीनों में, और सबसे कम जब थोड़ा तापमान बढ़ जाता है ना, अप्रैल, मई, जून में, तब थोड़ी सी कम इसकी फसल प्राप्त होती है। तो अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करते हैं एशिया में, तो सबसे ज़्यादा इसका जो उत्पादन है वो होता है वियतनाम में। वहाँ की जो जलवायु है वो बहुत इसके लिए सपोर्टिव है, और बड़ी मात्रा में वहाँ पे कॉफ़ी पैदा होती है। इसके अलावा इंडोनेशिया का जो जावा द्वीप का क्षेत्र है, संपूर्ण तटीय क्षेत्रों में कॉफ़ी पैदा होती है। भारत की बात करते हैं, भारत में लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, श्रीलंका, सभी जगह कॉफ़ी का उत्पादन होता है। वियतनाम में कभी वियतनाम फ्रांसीसी कॉलोनी रहा था,
और उन्हीं लोगों ने यहाँ पर इसकी कृषि प्रारंभ की थी। और यहाँ पर बड़े बड़े बागान बनाकर, जो उत्तर पश्चिम के क्षेत्र में जो स्लोपी एरियाज़ हैं, जो ढाल वाले एरिया हैं, वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। यहाँ पर समुद्र की समीपता की वजह से जो क्लाइमेट है उसमें एक सम स्थिति रहती है, जो कि इसके उत्पादन के लिए एक आदर्श दशा है। फिर इसी तरह इंडोनेशिया में ये द्वीप समूह है, और जावा का जो क्षेत्र है वहाँ पर समुद्र तल से 610 किलोमीटर से लगभग 1235 किलोमीटर की ऊंचाई तक की पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ी के ढालों पर बड़ी मात्रा में कॉफ़ी पैदा की जाती है। यहाँ पर जो मिट्टी है इसके लिए बहुत सपोर्टिव है, और यहाँ पर बड़े बड़े खेत बनाकर, बागानों के स्थान पर यहाँ बड़े बड़े खेत बनाकर इसकी खेती, इंडिविजुअल खेती इसकी की जाती है। अब हम आते हैं भारत की बात करते हैं। तो भारत में अगर आप दक्षिण भारत की तरफ जाएंगे तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो उत्पादन होता है वो कर्नाटक में होता है और केरल में होता है, तमिलनाडु में भी होता है। ये 3 राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। और पश्चिमी घाट के जो ढाल क्षेत्र हैं, ये जो अपना कुडोगु डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जो केरल से लगती हुई कर्नाटक की बाउंड्री है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में चिकमगलूर है और ये सारा जो एरिया है, यहाँ बड़ी मात्रा में इसकी खेती की जाती है। केरल पर भी जो तटीय क्षेत्र में जो पहाड़ी ढाल हैं वहाँ पे इसकी खेती की जाती है, और तमिलनाडु में भी ये पैदा किया जाता है। और यहाँ पर इसका उत्पादन जो होता है वो लगभग 625 से 900 मीटर की ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। भारत में अच्छी किस्म की कॉफ़ी पैदा होती है, और बड़ी मात्रा में ये यहाँ से कॉफ़ी को बाहर भी भेजा जाता है। अगर आप कर्नाटक में चले जाएंगे, जो दक्षिणी कर्नाटका का कुडोकू एरिया है, वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको चारों तरफ कॉफ़ी के ही बागान नज़र आएंगे, और बहुत अच्छा सा एक ये एरिया है। नमी की मात्रा अच्छी रहती है, तापमान अच्छा रहता है, उसकी वजह से पूरा ग्रीन एरिया है। बहुत अच्छे हिल स्टेशंस भी इस एरिया में हैं। तो यहाँ पर बड़े बड़े इसको सुखाने के यंत्र लगे हुए हैं, और लोग इंडिविजुअल भी इसको अपने भी उन्होंने इस तरह के हीटर्स की व्यवस्था कर रखी है। इसको सुखाते हैं, इसको भूनते हैं, फिर इसको पिसाया जाता है। तो भारत में भी इसका उत्पादन जो है वो अच्छा है, और ऐसा माना जाता है कि एशिया का लगभग 40% कॉफ़ी का निर्यात जो है वो यूरोपीय देशों को किया जाता है। यूरोप में भी कॉफ़ी पीने का बहुत चलन है, और ये ऑलमोस्ट पूरा यूरोप जो है वहाँ पर हर ही देश में हम यहाँ से कॉफ़ी भेजते हैं, वहाँ पे इसका उत्पादन नहीं होता है। और सबसे ज़्यादा जो निर्यात करते हैं वो इंडोनेशिया और भारत, यहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी का निर्यात होता है। और भी देश करते हैं, फिलीपींस वगैरह भी करते हैं। तो यहाँ से अच्छी मात्रा में कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट खाद्यान्न फसल व्यापारिक फसल है, और जिससे बड़ी मात्रा में लाभ हमारे एशिया कॉन्टिनेंट को, हमें बहुत अच्छी मात्रा में इससे फॉरेन करेंसी मिलती है। तो ये यहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ा। जब ये चैप्टर आप तैयार करें तो साथ में मैप की भी आप सहायता लीजिए, मैं भी आपको इसके मैप्स भी डाल दूँगी। तो ये मैप जो है इससे आपको आइडिया हो जाएगा इसके उत्पादन के बारे में। जैसे ही हम मैप देखेंगे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पौधा जो है इसके लिए किस प्रकार की जलवायु अवस्थाएं चाहिएगी, क्योंकि वहीं पे आपको इसके उत्पादन के सारे डॉट्स दिखाई देंगे। तो ये जो कॉफ़ी का पौधा है, ये कॉफ़ी का जो उत्पादन है, कॉफ़ी की खेती है, कॉफ़ी का व्यापार है, ये एशिया के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्रॉप है, जो कि हमें बहुत अच्छी मात्रा में इससे फॉरेन कैपिटल या हमें बाहर विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। इसी तरह हम अन्य अगर व्यापारिक फसलों की बात करते हैं एशिया में, तो उसमें गन्ने की फसल आती है, ये भी अच्छी मात्रा में होती है। और हम ये मानते हैं कि टोटल विश्व का 38% गन्ने का उत्पादन एशिया में होता है, और इसका ज़्यादातर जो यूज़ है
वो चीनी बनाने में, गुड़ बनाने में किया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में हम इसको बाहर भी भेजते हैं और लोकल कंजम्पशन भी सभी देशों में इसका अच्छी मात्रा में है। फिर हम कपास की बात करते हैं। कपास एक एशिया का बहुत इम्पॉर्टेंट व्यापारिक फसल है और ये माना जाता है कि यहाँ पर 5000 वर्ष पूर्व से ही इसकी खेती की जाती थी और ये इससे विश्वव्यापी इसकी मांग है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है ये और इसके रेशे से कपड़े बनाए जाते हैं और ये जो इसका उत्पादन है एशिया में, वो अच्छी मात्रा में इसका उत्पादन होता है और बड़ी मात्रा में हम यूएसए और मिस्र कभी कभी हम इसको रॉ रूप में भी भेजते हैं और कभी कभी हम इसे कपड़े के रूप में भी बहुत बड़ी मात्रा में एशिया से निर्यात होता है। और एशिया में अगर हम इसकी बात करें तो इसका उत्पादन उज़्बेकिस्तान, चीन, भारत, पाकिस्तान, टर्की, ईरान, सीरिया, तुर्कमेनिस्तान, इन सभी देशों में होता है। और यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि इसका आयात भी किया जाता है अन्य देशों से और इसका निर्यात भी किया जाता है। तो अगर हम आयात की बात करते हैं तो आयात करने वाले देश कौन से हैं? चीन, भारत और दक्षिणी कोरिया। और निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? इनमें टर्की, सीरिया, ईरान, पाकिस्तान आदि हैं। और एशिया में बड़ी मात्रा में कपड़े भी तैयार किए जाते हैं। बांग्लादेश का नाम उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप अमेरिका के या यूरोप के किसी स्टोर में जाके कोई सूती कपड़ा अपने लिए ढूंढेंगे और निकालेंगे और देखेंगे तो उस पर लिखा होगा मेड इन बांग्लादेश। बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ से ये कपड़े बन के जाते हैं। दक्षिणी भारत में भी इस तरह की बहुत सारी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं जहाँ से बड़ी मात्रा में कपड़ा बनाकर बाहर भेजा जाता है। हमारे देश में जो ये एशिया के जो देश हैं यहाँ कंपैरेटिवली लेबर कॉस्ट कम है, इसलिए ये सारी चीज़ें हम तैयार करके ही दूसरे देशों को भेजते हैं। फिर हम बात करते हैं जूट की। ये एशिया का एक बहुत इम्पॉर्टेंट व्यापारिक फसल है और बड़ी मात्रा में ये एशिया में पैदा होता है और यहाँ पर लगभग जो पूरा ये एरिया है अपना बांग्लादेश वाला, बड़ी मात्रा में यहाँ पर पैदा होता है। भारत, बांग्लादेश, चीन, इसके अतिरिक्त ये तो मेन प्रोड्यूसर्स हैं। इसके अतिरिक्त थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, जापान, ताइवान, श्रीलंका, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ मात्रा में जूट पैदा होता है। और विश्व जो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार है उसमें इसका बहुत महत्व है और बांग्लादेश जो है वो विश्व का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और सबसे बड़ा निर्यात करने वाला देश भी है। और जूट भारत से भी ब्रिटेन को बहुत बड़ी मात्रा में जाता है। और पहले क्या था कि जूट की मिलें भारत में थी और जूट पैदा उधर होता था, पर अब दोनों जगह ये दोनों काम ही होने लगे हैं। और भारत बांग्लादेश से भी जूट का बड़ी मात्रा में आयात करता है। उसके बाद उससे बोरे, टाट, कारपेट्स और अब तो कई तरह के कपड़े भी इसको बहुत रिफाइंड करके इससे बनने लगे हैं और मार्केट उनका बहुत अच्छा मार्केट है। और भारत में इसको तैयार करके हम यूएसए, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, इन सभी देशों को भेजते हैं। फिर हम बात करते हैं रबर की। रबर एक बहुत अच्छा व्यापारिक फसल है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है, बहुत इसका यूज़ हो रहा है, इसका प्रयोग बढ़ता जा रहा है। और ये देखें कि ये उष्णकटिबंधीय पौधा है, मतलब भूमध्य रेखीय जलवायु उसके लिए मतलब बहुत अधिक आर्द्र और जिसे कहते हैं उष्ण आर्द्र जलवायु उसके लिए आवश्यक होती है। और एशिया में इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, भारत, थाईलैंड, ये सभी जगह इसका उत्पादन होता है और बड़ी मात्रा में इसका निर्यात भी किया जाता है। और सबसे बड़ा जो इसका निर्यात है वो यूएसए को होता है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये निर्यात करते हैं और आयात किन देशों को निर्यात किन को करते हैं? यूएसए को, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, इन सारे देशों को बड़ी मात्रा में यहाँ से रबर भेजा जाता है। और जितने भी हमारे भारत में भी आप देखेंगे तो जो केरल और इधर तटीय क्षेत्र है यहाँ पे बड़े बड़े वृक्ष आपको लगे हुए मिलेंगे जिनके तने को काटकर उससे सफ़ेद दूध सा निकलता है जिससे रबर बनता है। और जितना भी ये द्वीप समूह हैं इन सब में भी ये बड़ी मात्रा में, इंडोनेशिया वगैरह में बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता है। तो ये
वो मेन कमर्शियल क्रॉप्स हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना था। इसके अतिरिक्त एक लेक्चर और हम करके जिसमें बाकी फसलों की बात करेंगे। तो ये आपको आज हमने कॉफ़ी और रबर और इन सब के बारे में पढ़ाया, और आप इसके नोट्स तैयार कीजिए, साथ ही साथ इसके मैप्स पे भी ध्यान रखिए ताकि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकें। थैंक यू।